मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम चट्टान एवं मिट्टी के विषय में समझेंगे। किस प्रकार से चट्टान से मिट्टी बनती है, मिट्टी से चट्टान बनती है, इनके बीच में जो रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप नई नई चट्टानों का भी निर्माण होता है। राइट। साथ ही साथ आप देखोगे, जो ऑलरेडी जब वो पृथ्वी एक पिघली अवस्था में थी, यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी का जब निर्माण होने के बाद वो एक तप्त लावा में युक्त थी। राइट, क्योंकि वो तप्त थी, गर्म थी, उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तप्त था। राइट, अब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो ठंडी हुई। तो आप एक चीज़ दिमाग में, माइंड में सेट कर लीजिए, कोई चीज़ अगर ठंडी होती है तो ओबियसली आप देखोगे वो चीज़ फैलती है। राइट, वो चीज़ फैलती है। और जब कोई चीज़ पास पास आती है तो ओबियसली उसमें आप देखोगे तो उसमें ऑटोमेटिक जो है ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा, और साथ ही साथ आप देखोगे वो गर्म होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आप माइंड में सेट करो कि पृथ्वी जो है वो जब स्टार्टिंग में, आप देखोगे स्टार्टिंग में पृथ्वी जब बनी थी, स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी थी तो वो गर्म थी। राइट, अब गर्म थी तो वो एक्चुअली में फैली क्यों नहीं? माइंड में पॉइंट आता है कि वो फैली क्यों नहीं? पृथ्वी को फैलना चाहिए था, तो पृथ्वी क्यों नहीं फैली? इसका बेसिक कारण क्या है? तो आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य के बीच में उसकी जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए, तो पृथ्वी और जो सूर्य है तो उनके बीच में बल जो काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। और हमेशा एक चीज याद रखना, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किस पे लगता है? वो पदार्थ पे लगता है। राइट, पदार्थ पे लगता है। वो कभी नैनो एनो जो टेक्नोलॉजियां होती हैं उन पे उनका बल, या सूक्ष्म कण होते हैं उन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पदार्थों पर पड़ता है, अणुओं पे उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि आप देखोगे सूक्ष्मतम, कोई भी कण सूक्ष्मतम है, उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है, वो उस पर कोई समझ में नहीं आता है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि जब पृथ्वी जब गर्म तप्त लावा में बनी थी, राइट, तो वो किस प्रकार से ठंडी हुई? तो वो जब वो ठंडी हुई है तो कोई चीज़ एक माइंड में सेट करो कि कोई चीज़ अगर गर्म है, कोई चीज़ अगर गर्म है, अगर वो गर्म होकर के जल्दी ठंडी होती है, जल्दी ठंडी होती है, या वो देर में ठंडी होती है, तो उसमें आप देखोगे कई सारी अलग अलग उसके अंतर्गत अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। जैसे अगर वो चीज़ जल्दी ठंडी हो रही है, अगर वो चीज़ जल्दी ठंडी अगर होती है तो निश्चित ही आप देखोगे कि उसमें क्या होगा कि रवेदार वो चीज़ें बनने लगेंगी। ओके, क्या बनेगी? रवेदार। तो जबकि कोई चीज़ देर में ठंडी होती है तो ओबियसली उसमें रवेदार नहीं बनेगी, उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें बनेगी। तो पृथ्वी भी आप एक चीज़ देखो, ये लंबे समय से जब बनी थी तो ये गर्म थी, तो गर्म होने की वजह से इसके आंतरिक भाग जो थे वो चट्टानी युक्त थे। राइट, चट्टानी युक्त थे, तो वो धीरे धीरे गर्म हुए तो वो चट्टान का रूप ले गए। वैसे भी ऑलरेडी आप देखोगे उसमें जो पदार्थ, जो मटेरियल था वो तप्त था, जब वो लंबे समय में ठंडा होता गया तो धीरे धीरे वो क्या हो गई? जमती गई। और इसके बाद आप देखोगे कुछ ऐसा भी क्षेत्र पृथ्वी का है जो ऊपर आकृति या ऊपर का जो परतनुमा है, वहां पर भी आपको कुछ चीज़ें चट्टानी मिल जाएंगी। तो वहां पर आप जो चट्टानें देखोगे तो वो भी आपको कुछ रबेदार भी मिल जाती हैं, कुछ चट्टानी ऐसी होती हैं जहाँ पे छिद्रनुमा नहीं होती हैं। ओके, तो इस प्रकार की चट्टानें जो हैं जो पृथ्वी में पाई जाती हैं, वो पाने का बेसिक कारण यही है कि पृथ्वी का गर्म होना, और पृथ्वी जो है लंबे समय में गर्म हुई, जब बनी थी तो उसका लंबे समय में गर्म हुई है। राइट, और वो गर्म होने का बेसिक कारण क्या था? वो ये था कि पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो ये दिखाती है कि गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव था वो उस पर किस प्रकार से लग रहा था। राइट, क्योंकि कोई चीज़ है, अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ खिंचाव लेगी। राइट, और खिंचाव लेगी तो निश्चित ही वो गोलाकार में नहीं रहेगी। ओके, तो शुरुआत में जब जब इस पे बनी थी तो शुरुआत में इसके चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। तो इस वजह से, क्योंकि ये पास में थी, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से दूर जा रही है, पृथ्वी जो है सूर्य से निरंतर दूर जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी पास थी तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा था, वो चारों तरफ से था। ओके, चारों तरफ से था। तो इस वजह से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, घूमने के साथ साथ उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव एक समान चारों तरफ से लग रहा है। पृथ्वी पर हमेशा आप देखना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव एक साइड से नहीं लगता है, जब वो घूमती है तो उस पर चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए वो पृथ्वी जो है वो एक प्रकार की गोलाकार में है, लेकिन पूर्ण गोलाकार ना होने की कारण यही है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? आपको एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि कोई चीज अगर पूर्ण गोलाकार है,
कोई चीज़ अगर पूर्ण गोलाकार है तो समझ लो उस पर गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो बहुत कम है या है ही नहीं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है ही नहीं। ये हम कह सकते हैं ऐसे अगर पूर्ण गोलाकार है, पूर्ण गोलाकार है उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कोई चीज़ अगर वो पूर्ण गोलाकार ना होकर कुछ ऐसी चपटे नुमा में हो, कुछ वलयाकार नुमा में हो आकृति, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मानव निर्मित नहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो प्राकृतिक चीज़ें अगर अगर वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, अगर वो उनमें परवलयाकार या चपटाकार जिस भी प्रकार की उनकी आकृतियाँ हैं, वो आकृतियाँ बनने का बेसिक रीजन यही है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, राइट। अगर कोई चीज़ पूर्ण गोलाकार है प्राकृतिक में तो उस पर आप हमेशा याद रखना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो अब एक माइंड में सेट कर लो कि छोटे छोटे आपने कण देखे हों वो पूर्ण गोलाकार मिल जाते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण जो होते हैं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी तक के कण जो होते हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हमेशा पदार्थ भी लगता है। इसी प्रकार आप समझ सकते हो, जैसे आप बूंद की ले लो, छोटी बूंद ले लो, जब ऊपर से छोटी बूंद गिरती है तो ये आप देखना हमेशा पूर्ण गोलाकार रहेगी। मान लो जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब बूंदें गिरती हैं ज़मीन पे, तो बूंदें जब छोटी छोटी गिरती हैं, रिमझिम बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो पूर्ण गोलाकार होंगी। ओके, पूर्ण गोलाकार होंगी क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव है और पृष्ठ तनाव हमेशा केंद्र की ओर खिंचाव लेता है, तो इस वजह से उस पर चारों तरफ जो बल लगेगा वो पृष्ठ तनाव की वजह से खिंचाव लेगा, तो उसकी जो बूंद रहेगी वो पूर्ण गोलाकार रहेगी, राइट। फिर वहां पे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। जबकि बड़ी बूंद जब बारिश गिरती है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है बारिश पे, जब बारिश होती है तो बड़ी बूंदें गिरती हैं तो बूंदें आपने देखी हो फट सी जाती हैं, इस प्रकार से दरार हो जाती है, आसपास आपने देखे हो स्टार जैसी बन जाती हैं। तो ये बूंदें जो है इस पर कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, राइट, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर लगता है, इस वजह से पृथ्वी जो है वो पूर्ण गोलाकार नहीं है, वो ध्रुवों पर चपटी हुई है। तो अब एक चीज माइंड में सेट करो कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को तो समझ लिया, अब बात ये आती है कि पृथ्वी जब ठंडी हुई तो ठंडी होने के बाद में क्या हुआ कि यही इसके अंदर जो मटेरियल था, राइट, इसके अंदर जो मटेरियल था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो एक चीज माइंड में दिमाग में क्लियर कट कर लो कि कोई चीज है अगर ऊपर है, राइट, ऊपर है, तो ये वाली जो परत होती है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये बाहर है और बाहर जो चीज़ें हैं यहाँ पे गैस का क्या हुआ, उत्सर्जन हो जाएगा, राइट। और जैसे ही गैस का उत्सर्जन हुआ, गर्भ तप्त जो गैसें होती हैं उनका उत्सर्जित जैसे ही होती है तो ये ठंडी होती है, तो ये जो बाहरी आकर क्षेत्र है पृथ्वी का वो जल्दी ठंडा हो गया। तो ये जल्दी ठंडी होने की वजह से यहाँ पर जो परत जो मिलेगी वो रवेदार मिलेगी, राइट, रवेदार छिद्रनुमा मिलेगी, यानी कि पानी की यहाँ क्या है, एक पानी जो है वो अवशोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है पानी, तो वो रवेदार है, राइट। जबकि आंतरिक भाग में आप देखोगे, तो आंतरिक का जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें जो गर्म पदार्थ था वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ, बहुत लंबे समय में ठंडा हुआ, बहुत धीरे धीरे समय में जब ये ठंडा हुआ, क्योंकि अंदर की कोई भी मटेरियल है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ से जो मटेरियल है वो बाहर की ओर नहीं जा पाता है, तो इस वजह से आंतरिक जो चीज़ें हैं वो गर्म रहती हैं। तो इसमें आप देखोगे जब ये लंबे समय में ठंडा हुआ, जब इसमें ठंडी हुई तो निश्चित ही इसमें देखा जाए तो ये चट्टानी रूप ले ली, राइट, चट्टाने का रूप ले ली। तो एक माइंड में सेट कर लो, जो चट्टानें बनती हैं पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा में, जो चट्टानें आपको देखने मिलेगी वो पृथ्वी के ठंडा होने की वजह से बनी है, पृथ्वी के ठंडा होने की वजह से ही बनी है। जबकि ऊपर की जो चट्टानें हैं वो भी पृथ्वी के ठंडे होने से ही बनी है, लेकिन बेसिक रीजन यहाँ पे ये है कि वो चट्टानें और आंतरिक चट्टानें इनमें थोड़ी भिन्नता जरूर मिलेगी, वो हम आपको बाद में क्लियर करेंगे कि क्या बेसिकली भिन्नता है। अब बात ये आती है कि चट्टानें पहले बनी थी कि मिट्टी पहले बनी थी। तो आपको मैंने माइंड में ये सेट कर दिया है कि पृथ्वी जब गर्म थी तो गर्म होने के बाद जब वो ठंडी हुई तो वो मिट्टी में परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि बड़ा मटेरियल था तो वो वहीं वहीं ठंडा हो गया, तो वो चट्टानी रूप ले लिया। ओके, वो चट्टानी रूप ले लिया। अब वही चट्टानें आप देखोगे तो वहाँ पे जो भी मटेरियल उपस्थित था, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो पदार्थ भी हैं वही के साथ साथ वो ठंडे हो गए। जबकि उसके आंतरिक भाग में जो गैसें थीं वो भारी मात्रा में जो ऊपरी परत थी वो उत्सर्जित हो गई, लेकिन जो गैस आंतरिक क्षेत्र में रही वो वहाँ पे क्या है, उनका
निष्कर्षण नहीं हुआ, तो वो निरंतर उसमें आज भी देखने को मिलती हैं। तो वो कहीं कहीं आपने देखा हो कि संवहन क्षेत्र देखने को मिल जाता है पृथ्वी में। तो संवहन क्षेत्र होने का बेसिक रीजन यही है कि उसमें गैसें हैं, काफ़ी मात्रा उपस्थित है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो वहाँ गैसें बनी रहती हैं, तो इसकी वजह से वो वहाँ के पदार्थ हैं वो गर्म रहते हैं। लेकिन आप देखोगे इसके आसपास कहीं जहाँ जहाँ ये ठोस मिलेगी, तो वहाँ पर जो गैसें की अवस्था है बहुत कम मिलती है, क्योंकि वो गैसें उत्सर्जित होने का मतलब ये है कि गर्म युक्त जो मटेरियल है वो उत्सर्जित हुआ, तो वो ठंडी हो गई, वो ठंडी हो गई तो वो चट्टानी रूप ले ली। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आप ये चीजें समझ सकते हो। चलो तो अब बात ये आती है कि जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी से चट्टानें बनी, अब चट्टाने से मिट्टी भी बनती है। तो चट्टाने से मिट्टी कैसे बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चट्टाने से जब मिट्टी बनती है तो इसमें बहुत सारे कारक काम करते हैं। तो बाह्य कारक आपने सुने हो, बाह्य कारक होते हैं बाह्य बल जिन्हें बोलते हैं। तो बाह्य बलों में आपने देखा हो कि बहुत सारे बल होते हैं, जैसे वायु है, जल है, ठीक है, इसी के साथ साथ मानव क्रियाकलाप हैं। तो ये जो बाह्य कारक हैं, तो बाह्य कारकों के माध्यम से यही क्या है, चट्टानें जो होती हैं, ऊपर की चट्टानें जो हैं वो क्या करती हैं, निष्कर्षण उनका होता जाता है, निरंतर वो क्या है टूट टूट के गिरती रहती हैं, और नदियों द्वारा क्या लाती हैं, वो नदियों द्वारा क्या होता है उनमें निरंतर जल उनका प्रभाव रहता है, तो वो क्या है रासायनिक क्रिया कर लेती हैं, तो फिर मट्टी का जमाव बना लेती हैं, क्या कर लेती है, वो मिट्टी बन जाती है। राइट, और वही मिट्टी है जब निरंतर फिर लंबे समय तक क्रियाकलाप होते रहते हैं, पृथ्वी उथल पुथल होती है, तो फिर वही परतदार एकदम जमती जाती है, तो वही एक लंबे समय में फिर चट्टान बन जाती है। तो ये बनने की जो जो क्रिया है ये निरंतर रिसाइकिल की तरह काम करती रहती है। ओके, रिसाइकिल की तरह काम करती रहती है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि चट्टाने से मिट्टी भी बन सकती है, मिट्टी से चट्टानें भी बनती हैं। चलो, तो मिट्टी का कोर्स अभी हम मिट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं, मिट्टी का कोर्स नहीं, केवल हमारा यहाँ चट्टानों से संबंधित है, तो चट्टान के ही विषय में हम समझेंगे। चलो, तो पहले हम ये बात करते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं, मिट्टी क्या है, ये तो समझ लिए हो, लेकिन पहले एक चीज़ और समझ लो कि चट्टानें और खनिज, चट्टानें और खनिज, इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस होना चाहिए। देखो क्या होता है कि चट्टानें जो होती हैं, राइट, चट्टानें जो होती हैं वो पृथ्वी के ठंडे होने से बनी है। मतलब पृथ्वी में जब वो ठंडा हुआ, लावा ही था एक प्रकार का, अब जब वो ठंडा हुआ तो फिर आप जानते हो वो क्या बन गया, चट्टान का रूप ले लिया, उसका जो परिवर्तित रूप है वो है चट्टान है। अब इस चट्टान में आप देखोगे तो क्या हम चट्टान को खनिज बोल सकते हैं, क्योंकि खनिज जो है वो चट्टान में ही है, तो क्या हम चट्टान खनिज को चट्टान बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चट्टानें जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें कई तरह के अभियांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यांत्रिक क्रियाएं होती हैं, भौतिक क्रियाएं होती हैं, हर प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। उसमें रासायनिक क्रिया हो, भौतिक क्रिया हो, हर क्रिया देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप खनिज अगर देखोगे, खनिज अगर देखोगे वो इस चट्टानों में पाया जाने वाला एक प्रकार का मटेरियल होता है। राइट, खनिज जो होता है वो चट्टानों में पाया जाता है, जबकि चट्टानें खनिज नहीं होती हैं। हमेशा माइंड में सेट कर लो, चट्टानें कभी खनिज नहीं होती हैं, खनिज होते हैं वो चट्टानों के भाग में पाए जाते हैं। तो आप जानते हो इतनी बड़ी चट्टान है तो इसमें खनिज देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरी चट्टान ही खनिज हो, समझ रहे हो, तो तब तो माला माल हो जाओगे, पूरी चट्टान ही खनिज मिल जाए। पूरी चट्टान कभी खनिज नहीं होती है। खनिजों चट्टान के आंतरिक भागों में ही खनिज देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोना हो, लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो, कुछ भी हो, वो चट्टानों में ही मिलते हैं। लेकिन वो चट्टानें जो होती हैं वो खनिज नहीं होती हैं। राइट, वो खनिज को समेटे रखती हैं, बस एक माइंड में सेट कर लो। चट्टानों को हम खनिज नहीं बोल सकते हैं, ओके, जबकि खनिज जो होते हैं वो चट्टानों में ही पाए जाते हैं। चलिए, तो निरंतर इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो इनके बाद इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन स्वरूप क्या होता है कि नई नई चट्टानें भी बनती हैं, मिट्टी भी बनती है, मिट्टी से चट्टानें बनती हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल होती रहती है। इसके बावजूद भी आप देखोगे खनिज की मात्रा है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में सेट कर लो, जो चट्टानें बनी थी वो कैसे बनी, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मुलायम पदार्थ था,
मुलायम पदार्थ चट्टान का रूप लिया, फिर चट्टान से मिट्टी बनती है, फिर मिट्टी से फिर चट्टान का रूप बनती है अवसाद के रूप में, फिर बनती है रूपांतरित के रूप में, फिर वही चट्टान के रूप में बन जाती है। तो ऐसे आप रिसाइकिल इसका चलता रहता है। ओके, रिसाइकिल इसका ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर आपने देखा जैसे चट्टानें पड़ी हों कि आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें, इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपने पढ़ी हों। इसके बाद गोंडवाना क्रम के बाद आता है आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टानें, टर्सरी युग की चट्टानें और क्वार्टरी युग की चट्टानें। तो ये जो चट्टानें आपने सुनी हैं भारत में पाई, देखो भारत में मिलती हैं और अन्य देशों में भी, सब विश्व में पाई जाती हैं, लेकिन हम भारत के संदर्भ में इनको समझ लेंगे, ठीक है, बाद में। तो जो चट्टानें हैं, तो चट्टानें ये तो बनने का आधार रहा। तो चट्टानें बनने के आधार में आप एक चीज़ यहाँ समझो कि जैसे ये पृथ्वी है, ओके, तो पृथ्वी में जो चट्टानें होती हैं, यहाँ से कोई जैसे मटेरियल निकलता है, कुछ यहाँ से भी भाग ऊपर निकलता है, तो यहाँ वाला आप भाग देखोगे, यहाँ से जो चीज़ें निकल के भाग जाता है, ठीक, और एक भाग यहाँ से भी यहाँ तक रहता है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो भी चट्टानें बनेगी, तो ये ग्रेनाइट की होती हैं। ओके, ये कैसी होती हैं? ग्रेनाइट की। जबकि ऊपर वाले भाग में आप यहाँ पे जब जमाव बनता है तो ये चट्टानें होती हैं बेसाल्ट की। बेसाल्ट की चट्टानें ऊपर पाई जाती हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें अंदर पाई जाती हैं। तो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं ये जल्दी ठंडे होने से बनी है। ओके, जल्दी ठंडे होने से बनी हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के देखा जाए तो ये पठारी नुमा बनती हैं। ओके, कैसे? पठारी नुमा बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जितना है सब बेसाल्ट है, ऐसा नहीं है। एक माइंड में दिमाग में क्लियर कट कर रहे हो, ऊपर जितना है टोटल बेसाल्ट ही नहीं मिलेगा, ऊपर ग्रेनाइट मिल जाता है, उथल पुथल पृथ्वी में होती है तो मिल जाते हैं। जैसे कि आपका हिमालय पर्वत देख लो, तो हिमालय पर्वत जो बना है वो उसमें भी ग्रेनाइट का वो भी मिलेगा, बेसाल्ट का भी मिल जाएगा, कहीं कहीं ग्रेनाइट का भी मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ग्रेनाइट है वो नीचे ही पाई जाती है। ये जरूर कह सकते हो कि ग्रेनाइट होती है वो अधिकतम नीचे पाई जाती हैं। पृथ्वी के निचले आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पाई जाती है, और जबकि ऊपर वाला जो परत वाला जो क्षेत्र होता है, स्याल वाला क्षेत्र होता है, उसमें बेसाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो काली मिट्टी आपने देखी हो, बेसाल्ट होती है। चलो, तो बात ये आती है कि चट्टान के प्रकार। तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, चट्टान के 3 प्रकार, प्रकार के आधार पर पढ़ते हैं इनको। तो चट्टान के 3 प्रकार में पहला आता है आग्नेय। तो आग्नेय जो शैल होती है, आग्नेय शैल या इसे हम चट्टानी बोलते हैं, तो ये सर्वप्रथम एक चट्टान है। ये कैसी है? प्रारंभिक चट्टान है, इसे प्रारंभिक चट्टान भी बोलते हैं। प्रारंभिक चट्टान है या आग्नेय शैल की चट्टान है। आग्नेय शैल की जो चट्टानें होती हैं वो एक्चुअली में ज्वालामुखी के उद्भेदन से बनती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्भेदन से, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है उनके बाद ये चट्टानें बनती हैं। या हम इन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के 2 प्रकार से बनती हैं। पहली बनती है पृथ्वी के ठंडे होने से ये बनी है, दूसरी बात है ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो यही जो चट्टानें हैं ठंडे होकर के ऊपर नुमा निकल आती हैं, ऊपर नुमा आकृति बन जाती हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के आधार पर भी आग्नेय शैल बनती है, ज्वालामुखी उद्भेदन। तो एक माइंड में सेट कर लो, आप जानते हो कि जो हिमालय पर्वत है इसमें आप देखो ग्रेनाइट की चट्टानें मिल जाती हैं। तो उसमें आप देखा हो कि हिमालय जब 2 प्लेट है जब आपस में भिड़ी हैं तो क्या बना था? हिमालय पर्वत ऐसे फोल्डिंग वाला बन गया। तो ये नीचे से का है, ये नीचे से एक मटेरियल ही तो निकला है, वो भले ही ज्वालामुखी उद्भेदन से नहीं है, राइट, उसमें ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से आप ये तो समझ सकते हो कि उसमें से जो मटेरियल आया है वो नीचे से ही तो आया है, राइट। तो नीचे है तो नीचे ग्रेनाइट भी मिल जाएगा, बेसाल्ट भी मिल जाएगा, तो बेसाल्ट के ऊपर है, नीचे ग्रेनाइट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल ऊपर है तो उसमें ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट की जो मात्रा है ऊपर वाले क्षेत्र में कम मिलती है, जबकि नीचे वाले पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखोगे तो ग्रेनाइट मात्रा सबसे अधिक मिलती है, बेसाल्ट की मात्रा सबसे ऊपर सबसे अधिक मिल जाती है। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हो। तो आग्नेय शैल जो बनी है पृथ्वी के ठंडे होने से बनी है, साथ ही साथ ज्वालामुखी के जो उद्भेदन होते हैं, दरारी नुमा उद्भेदन हो या छिद्र नुमा उद्भेदन हो, तो इनके आधार, इनके उद्भेदन के फलस्वरूप ये जो चट्टानें हैं ये बनती हैं। तो आग्नेय शैल
आपको समझ में आ गई। आग्नेय सैल एक प्रारंभिक चट्टान होती है और सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान यही मानी जाती है, सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान यही मानी जाती है। वैसे इसका एक रूप और होता है, जैसे आप इसके टाइप देखोगे तो 3 टाइप में होती हैं। पहला आता है ग्रेनाइट फॉर्म में होती हैं, तो ग्रेनाइट फॉर्म में आप देख सकते हो। दूसरी है बेसाल्ट में, तो बेसाल्ट फॉर्म में भी आप देख सकते हो। तीसरा है गैब्रो, तो गैब्रो भी होती है, इसी का ही एक प्रतिरूप है। तो ये जो इस प्रकार से ये 3 चट्टानें जो होती हैं ये बनती हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। और ग्रेनाइट, बेसाल्ट जो गैब्रो है, ये इनकी प्रकृति स्वरूप के आधार पर ये इनका मतलब नाम दिया गया है। क्योंकि ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं आप देखोगे तो ये भी आप देखोगे कठोर कठोर भी होती हैं, मुलायम भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि कठोर ही होती हैं, ये मुलायम भी मिल जाती हैं, लेकिन कठोर अधिकतम ये कठोर में ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं आप पृथ्वी के अंतरिक्ष हिस्से में पाई जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार की कठोर में होती हैं, मुलायम भी मिल जाती हैं। बेसाल्ट की अगर आप देखोगे तो बेसाल्ट की चट्टान भी कठोर होती है। बेसाल्ट आप देखोगे तो बहुत ही कठोर मिल जाता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिकतम मिलती है, इसमें लोहे की मात्रा अधिकतम मिलती है। ग्रेनाइट में आप देखोगे सिलिकॉन की मात्रा भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम है। इसमें और भी पदार्थ मटेरियल मिल जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और भी ग्रेनाइट में मिल जाते हैं। तो ग्रेनाइट की ये चट्टानें हो गई, तो ये है बेसाल्ट की चट्टानें। गैब्रो की अगर आप देखोगे तो गैब्रो भी बेसाल्ट के आसपास पाई जाती है, तो इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है आपको। पृथ्वी के ऊपर परत जो होती है बेसाल्ट से नुमा बनी होती है, तो वहाँ पर गैब्रो जो है वो देखने को मिल जाएगी। गैब्रो है वो भी इसकी बेसाल्ट के साथ ही मिल जाती है, जबकि ग्रेनाइट चट्टान है ये आंतरिक भाग में पाई जाती है। इसका ऊपर भी फॉर्म मिल जाता है, ऐसी बात नहीं, ऊपर भी मिल जाता है। जब उथल पुथल होती है पृथ्वी में, कोई भी ज्वालामुखी उद्भेदन हो, किसी भी स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में ग्रेनाइटें भी चट्टानें हैं वो ऊपर आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप देखोगे तो ग्रेनाइट चट्टान है वो अधिकतम पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही पाई जाती हैं। अब बात आती है कि ग्रेनाइट चट्टानें जो होती हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो ये लंबे समय में ये ठंडी हुई हैं, लंबे समय में ये ठंडी हुई हैं। तो ये जो चट्टानें होती हैं कठोर भी देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ ये जो चट्टानें हैं मुलायम भी मिल जाती हैं, मुलायम भी होती हैं, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये कठोर ही मिलेगी। जब उथल पुथल होती है तो ऊपर का हिस्सा आ जाता है ग्रेनाइट का, तो फिर ये मुलायम में मिल जाती हैं। राइट, वैसे तो होती कठोर ही हैं ये भी। तो अब बात ये आती है कि जब लंबे समय तक ठंडी होती हैं तो इसमें आप जानते हो कि रबेदार रबे नहीं पाए जाते हैं। रबे का मतलब होता है एक प्रकार से, इस प्रकार से रबे होते हैं चट्टानों में, छिद्रनुमा से ऐसे ऐसे रबे मिल जाते हैं, पर छोटे छोटे छिद्रनुमा। तो ये रबे जो होते हैं ये ग्रेनाइट की चट्टानों में नहीं मिलते हैं, जबकि बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं इसमें रवेदार परतें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आग्नेय ही शैल है, ये भी आग्नेय शैल है, ये आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल के 3 रूप हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। तो यही तीनों हैं, इसी के रूप मिलते हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, तो इनसे क्या बनते हैं? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो है, तो ये इनके प्रतिरूप क्या है, इनका एक स्वरूप, इनका मतलब नेचर कैसा है। ये कठोर भी होती हैं, और ग्रेनाइट कठोर भी होती है, लंबे समय में ठंडी हुई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो खनिज पाए जाएंगे इसी में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं वो आपको ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं। बेसाल्ट में भी मिलते हैं, ग्रेनाइट के में भी अधिकतम जो खनिज हैं यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ भी खनिज मिल जाते हैं, लेकिन ये रबेदार होती हैं, इसमें पानी जो है अवशोषित करने की थोड़ी क्षमता भी देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रेनाइट जो होती है ये चट्टान इसमें पानी जो है वो एक्चुअली में नहीं जा पाता है। तो आग्नेय शैल जो होती हैं, तो आग्नेय शैल में अगर आप देखोगे तो पानी नहीं जाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कह दें कि सभी चट्टानों में नहीं जाता है तो ये गलत है, क्योंकि कुछ चट्टानें हैं बेसाल्ट नुमा उसमें अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। लेकिन सबसे अगर हम ये कहें कि आग्नेय शैल में पानी जाता है तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतम शैलें जो होती हैं ग्रेनाइट की बनी होती हैं, तो उसमें पानी जाता ही नहीं, रबेदार है नहीं, तो उसमें पानी जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये चट्टानें हैं, हम ऐसे कह सकते हैं इसमें पानी नहीं जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। लेकिन सभी में अगर कहा जाए कि आग्नेय शैल है वो पूर्णतया पानी उसमें नहीं जाता है तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि इसमें पानी नहीं जाता है, क्योंकि अधिकतम चट्टानें इसकी जो हैं ग्रेनाइट की उसमें रबेदार नहीं होती हैं, इसलिए पानी को या पानी को रखने की क्षमता इनमें नहीं होती है, तो इसमें पानी को छिद्रनुमा इनमें आकृतियां नहीं देखने को मिलेगी। चलो।
साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ग्रेनाइटी जो होती है वो पाताली में पाई जाती है। ये तो पाताल में पाई जाती है ग्रेनाइट, जो पाताल होता है। ये वाला हमने आपको हिस्सा बताया, ये ग्रेनाइट का है, ऊपर का बेसाल्ट का बना हुआ है। लेकिन ये चट्टाने जो हैं वो हैं आपकी कौन सी, आग्नेयी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे आपको बता ही दिया है कि ये जो चट्टानें होती हैं पाताल में पाई जाती हैं, कठोर भी होती हैं। इनके रवे जो होते हैं ये छिद्रनुमा नहीं होती हैं, मतलब रवे जो मिलेंगे अगर तो इनके बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है। रवे मिलेंगे तो बड़े बड़े मिलेंगे ऐसे रवे, तो फिर इसमें पानी को छनने की मतलब क्षमता नहीं होती है। इनके रवे जो होते हैं वो छोटे छोटे मिलेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल छिद्रनुमा, राइट। जबकि इसके रवे जो हैं वो बड़े बड़े मिल सकते हैं, मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े मिलेंगे क्योंकि ये देर में ठंडी हुई ना। और खनिज में ये सबसे ज़्यादा चट्टाने में होती हैं, सबसे ज़्यादा चट्टान इसी में पाए जाते हैं, खनिज में। चलो, इसके बाद आप जानते हो कि जब ये ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद में जो चट्टानें होती है आंतरिक भाग में भी बैठ जाती हैं। तो आपने देखा हो बेसाल्ट की चट्टानें आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी, यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी, मध्यवर्ती क्षेत्र में ऊपर भी मिल जाएंगी। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में देखो बेसाल्ट की आपने चट्टानें देखी हो, जिसमें हमने आपको बताया था जैसे बैथोलिथ हुआ, राइट, पैथोलिथ हुआ, लोपोलिथ हुआ, लैकोलिथ हुआ, सेल हुआ, डाइक है। ये जो चट्टानें हैं ना जो आप मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती हैं वो बेसाल्ट की एक्चुअली बनी हुई होती हैं, ठीक है। चलिए, और जब निरंतर इन्हीं पे बल लगता रहता है, इन चट्टानों पे निरंतर ऊपर का बल लगता रहता है, आंतरिक उथल पथल होती है, तो ये चट्टानें जो होती हैं इनमें भी परिवर्तन होता है, वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो पहले आप एक चीज़ यही समझ लो कि ये जो चट्टानें होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, कैसे मिलती हैं देखने को, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, और प्रारंभिक चट्टानें जो होती हैं एक्चुअली उनमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते हैं, ओके। जीवाश्म इनमें देखने को नहीं मिलते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन भले ही होता हो, क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन अंदर से होता है, तो आपको एक चीज़ माइंड में सेट कर लो कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में आप देखोगे तो इतना जो पेड़ पौधे हैं या जो चीज़ें हैं तो वो वहाँ पर तक नहीं पहुँचते। अगर वो पहुँचते हैं तो लंबे समय तक उनका जो है परिवर्तित स्वरूप बदलता रहता है, तो फिर उसमें जीवाश्म है वो खत्म हो जाता है, राइट। तो उसका आपने पढ़ा हो जैसे रूपांतरित रूपांतरित शैलें भी होती हैं, उसे कायंत्र शैलें बोलते हैं, तो उसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसका यही कारण है कि कायंत्र से फिर आग्नेय शैल में परिवर्तित होती है, तो आग्नेय शैल जो है उसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि जीवाश्म इसमें नहीं मिलते हैं, और इसमें महक भी नहीं आती है, क्योंकि जीवाश्म नहीं है तो महक भी नहीं आएगी। चलो, तो इतना अंतर इसमें आप समझ सकते हो, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसाल्ट तो आपने समझ ही लिया है, इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आ, देखा जाए तो ये लोहे की है तो मेलेनेमाइट्स की मात्रा ज़्यादा मिलेगी इसमें। और आप देखोगे कि यही जो चट्टानें होती हैं, ये जो चट्टानें होती हैं तो इसके अंतर्गत आपको जैसे कोयला है, ये चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलेंगी, ये कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। कोयला है, ये कुछ खनिज ऐसे नहीं मिलते हैं इसमें। जो खनिज मिलेंगे वो आपको लोहा है, आयरन है, ये देखने को मिल जाएंगे, कोयला नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि कोयला जो है वो वनस्पतियों से ही बनता है, तो अभी प्रारंभिक चट्टानें हैं तो प्रारंभिक चट्टानों की वजह से इसमें कोयला नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, गैब्रो आप देखोगे तो गैब्रो जो है बेसाल्ट चट्टानें जहां मिलेंगी उसी के आसपास दूर दूर बिखरी हुई मिल जाती हैं इस प्रकार से। तो दूर दूर क्षेत्रों में ये गैब्रो चट्टानें भी मिल जाती हैं, और ये आप जानते हो बिखरी हुई होती हैं। बेसाल्ट एक प्रकार की बिखरी हुई नहीं होती है, जबकि गैब्रो जो है वो बिखरी हुई होती है, लेकिन वो आग्नेय सहल है, वो भी एक आग्नेय सहल है। तो आप ये तीन रूप पढ़ लीजिए, इतना ही उम्मीद है। चलो, तो ये तो आग्नेय शैल आपको समझ में आ गई, प्रारंभिक चट्टानें हैं। अब बात आती है दूसरी चट्टानें जो होती हैं, आपने देखा हो अवसादी, यानी इसे हम बोलते हैं सेलिमेंट्री सेल। तो आग्नेय शैल के बाद दूसरी जो आती है वो आती है आपकी अवसादी सेल। तो अवसादी जो सेलें हैं इनमें बनने के क्या कारण है, तो आप जानते हो कि जो आग्नेय सेलें हैं, आग्नेय सेल आपने देखी हो, आग्नेय सेल जो है
इस पे क्या होता है, बाह्य कारक, बाह्य कारक जिम्मेदार माने जाते हैं, राइट। बाह्य कारक इसमें जिम्मेदार माने जाते हैं और इनको हम मलबा भी बोलते हैं, एक प्रकार की मलबा नुमा होती हैं। और ये एक प्रकार की देखा जाए तो ये मिट्टी भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से एक प्रकार की यही एक अवसादी ही है। और इसमें आप देखोगे ये परतदार होती हैं। परतदार होने का रीजन यही है कि इसमें आप देखोगे जैसे इसमें कुछ आग्नेय शैल में कुछ इसके थोड़े बाह्य कारक लिख लो, जैसे कि आप जानते हो अपक्षय या अपर्दन। तो अपक्षय व अपर्दन जो क्रियाएं होती हैं, या हम इसे बोलते हैं सन्निघर्षण भी कह सकते हैं, सन्निघर्षण या अपघर्षण, राइट। ये जो अभिक्रियाएं या हम कह सकते हैं ये कुछ इस प्रकार की जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पे, तो उनके फलस्वरूप क्या होता है, यही चट्टानें हैं वो चटक के गिरती हैं, चटक चटक के गिरती हैं। जैसे कि मान लो पृथ्वी में ज्वालामुखी से कोई बड़े सा इतना बड़ा क्या बन गया, ये बन गया हमारा हिमालय या कोई भी पर्वत ले लो, राइट। अब क्या है, इस पे अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, निरंतर अपक्षय होता है, तो अपक्षय क्रिया हम ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपक्षय अपर्दन पढ़ा देंगे। अगर थोड़ा समझना है तो अपक्षय ऐसे समझ लो कि एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया होती है। स्थैतिक क्रिया का मतलब ये होता है कि अपक्षय, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं भौतिक क्रिया, राइट। भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया का मतलब यही है कि यही अपक्षय क्रिया जब इस पे बाह्य कारक काम करते हैं, जैसे वायु है, ठीक है, वायु काम करती है, वर्षा है, जब निरंतर काम करते हैं तो ये, या कोई मानवीय क्रियाकलाप हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, तो कोई भी चट्टानें ऊपर हैं या कोई पर्वत हैं, निरंतर क्या है वो टूट टूट के गिरते रहते हैं। तो वो टूट टूट के जैसे ही यहाँ से टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं, राइट, इस प्रकार से टूट टूट के गिरते रहते हैं। तो ये क्या है, इसकी अपक्षय क्रिया है। अपक्षय क्रिया जैसे आप हिमानी क्षेत्रों में देख लो, ग्लेशियर क्षेत्र में देख लो, तो ग्लेशियर क्षेत्र में भी आपको उत्पाटन देखने को मिल जाएगा, राइट। उत्पाटन आप देखोगे, हिमानी का जो नीचे का जो सिरा होता है वो क्या है, निरंतर टूट टूट के गिरता रहता है, फिर एकदम हिमानी है वो एकदम बह जाती है, बह जाती है। तो नीचे का जो क्षेत्र है वो टूट टूट के गिरता रहता है। तो उसमें आप देखोगे फिर नीचे क्या है, वो चट्टानें चटकती रहती हैं, क्योंकि टूटेगा तो निश्चित ही चट्टानें चटकेंगी, तो वो उत्पाटन बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार का अपक्षयी क्रिया है, इसके फलस्वरूप ये चीजें देखने को मिलेंगी। फिर क्या होता है कि ऊपर वाली हिमानियां हैं वो भी जब नीचे से टूट जाएंगी, इस पर प्रेशराइज रहता है ना, ऊपर से प्रेशर रहता है, तो प्रेशर होने की वजह से नीचे से चट्टानें टूटती रहती हैं, क्योंकि इसमें हवा लगती रहती है तो छिद्र रहते हैं, तो जैसे ही नीचे टूटती रहती हैं तो उत्पाटन होता है तो टूटती, तो ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है हिमानी का ऊपर वाला ये वाला, तो ये पिघल के चल देता है, तो फिर भी ये लुढ़क लुढ़क के आता है, तो फिर भी ये टूट टूट के गिरती हैं। तो इस प्रकार से ये अपक्षय क्रिया है और ये एक प्रकार की स्थैतिक होती है, ठीक है, स्थैतिक होती है। इसके बाद अपर्दन आप जानते हो, तो अपर्दन क्या होता है कि यही यही जो अवसाद जमा हुआ है, ये अवसाद जो जमा हुआ है टूट टूट के, यही नदियाँ क्या लाती हैं, या नदियाँ हैं या कुछ भी जल वर्षा है, वो इसको क्या है मिट्टी के फल मिट्टी में मतलब बदल देती हैं, ठीक है। तो आपने देखा हो कि जो मैदान है उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, तो उत्तर भारत का मैदान देखोगे तो उसमें अपर्दन के माध्यम से, नदियों के माध्यम से मिट्टी का पूरा ऐसा भाग बिछा दिया है, तो मैदान आप देखोगे खादर बांगर क्षेत्र ये सब देखने को मिलता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी बनने का बस यही है कि जो ग्रेनाइट या बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उसमें निरंतर क्या होता है, अपक्षय अपर्दन होता है, और अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप वो क्या है कि टूट टूट के गिरते रहते हैं, तो अपर्दन के माध्यम से, नदियों के माध्यम से या जल वर्षा के माध्यम से बह के चल देते हैं, तो वही उस पर क्या होती हैं, फिर रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। ओके, एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना कि कोई चीज़ अगर है, जैसे कि आप पहाड़ी, या हम ऐसे कह सकते हैं कोई पहाड़ी मान लो, ठीक, पहाड़ी मान लो, पहाड़ी में अगर अगर आप देखोगे कोई चीज़ को दाब दो, ठीक, इसमें दाब दो, और अगर इसमें रासायनिक क्रिया नहीं होगी, रासायनिक क्रिया नहीं होगी, तो जैसा आप दाबोगे वो वैसा ही मिलेगा, ठीक है, वैसा ही मिलेगा, सूख जाएगा लेकिन वो मिट्टी में बदलेगा ही नहीं, मिट्टी में कभी नहीं बदल सकता है, मिट्टी में कभी नहीं बदल सकता है। अगर इससे जल की क्रिया करा दी, से अगर जल की क्रिया करा दी तो निश्चित ही ये है, ये क्या है, मिट्टी में बदल जाएगा। तो हमेशा याद एक माइंड में सेट रखना, जो H2O से अगर आप क्रिया कराओगे, जैसे आप जानते हो जैसे लोहा नीचो Fe जैसे O2 प्लस H2O, इस प्रकार से अगर आप क्रिया कराते हो तो निश्चित ही आप देखोगे तो यही लोहा क्या बन जाता है, Fe2O 3H2O, इस प्रकार से आप देखोगे ये जो बन जाता है
तो ये आप देखोगे अयस्क होता है, एक प्रकार का लोहे का अयस्क ही है, लोहे का अयस्क होता है ये। ठीक है, तो इस पे आप जानते हो क्या हुआ, तो इस पे जो क्रियाकलाप हुए, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, जल से क्रिया हो गई, तो ये अयस्क बन गया। अगर निश्चित रूप से देखोगे, अगर ऑक्सीजन से क्रिया ना हो, जल से क्रिया ना हो, तो ये जो लोहा है ये इस प्रकार से आयरन में बना रहेगा, फिर आप कभी भी इसको निकाल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। जब लोहा जब निकालते हो ना, अयस्क फॉर्म में होता है वो, अयस्क में, क्योंकि उसमें जल जाता है, ऑक्सीजन रहती है, तो इस प्रकार से वही जो जो आयरन है वही किसमें बदल जाता है, अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि रासायनिक क्रिया जो होती है वो जल से होती है, तो जल से रासायनिक क्रिया होती है, तो यही जो पदार्थ है चटक चटक के नीचे गिरता है, और ये स्थैतिक क्रिया के माध्यम से और भौतिक क्रिया के माध्यम से, और जब इस पे जल के भाव में आती हैं या जल के संपर्क में आती हैं, तो फिर यही रासायनिक क्रिया होने लगती है, तो फिर यही जो आप देखोगे मिट्टी का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, और यही मिट्टी आप देखोगे हमारे क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, जैसे उत्तर भारत का मैदान है, मिट्टी से मिल जाता है। अब देखोगे कि यही फिर नदियां निरंतर बहा के लेती जाती हैं, क्योंकि नदियां ने यहाँ फैला दी है, दूसरी नदियां फैला दी, फिर तीसरी नदी आएगी, इसको भी यहाँ से ले गई, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये मिट्टी जो है निरंतर बहा के समुद्र में भी जाती है। तो समुद्र में जो क्षेत्र आप देखोगे, तो ये आप देखोगे ये वाला क्षेत्र है जो निमग्न तट बोलते हैं, राइट, निमग्न तट बोलते हैं, निमग्न ढाल होता है, ये आपकी वृद्धि होती है जिसे बोलते हैं समुद्री वृद्धि, ये आपका समतल होता है इस प्रकार का, गर्त होता है, इस प्रकार से आपको हमने पढ़ाए थे। तो ये निमग्न तट जो है, निमग्न तट है, यहाँ पे नदियां बहा के लाती हैं, तो परतदार इस प्रकार से जमाव करती रहती हैं, परतदार, राइट। तो ये क्या है, एक प्रकार की अपसादी शैल है, क्या है, अपसादी शैल है। रीजन क्यों है, देखो जब ये टूट टूट के गिरती हैं, बहुत सारी क्रिया हैं, अपक्षय, अपर्दन, उत्पाटन, ये सब क्रियाकलाप जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो इनके फलस्वरूप यही जो आग्नेय शैल होती है, यही टूट टूट के नीचे गिरती हैं, तो इनका अपर्दन होता है जल से ये क्रिया करती हैं, तो ये अपसादी शैल में बदल जाती हैं। ओके, तो अपसादी शैल में ये बदल जाती हैं। चलो चलिए, तो ये बदल जाती हैं, तो फिर क्या होता है, नदियाँ आई, ग्लेशियर पिघले, नदियाँ आई, तो नदियों के माध्यम से नदियों के माध्यम से यही मिट्टी को ले लेके क्या है पूरे ऐसे फैला देती हैं। या आप देखोगे इस पर फिर दूसरी नदी गुजरेगी, तो यही नदियाँ आप देखोगे तो इसको बहा लेकर के समुद्र में ले जाएंगी, तो समुद्र में आपको देखा ये परतदार जम जाती है, तो ये परतदार आप देखोगे यहाँ वाले क्षेत्र में परतदार इस प्रकार से जम जाती है, तो ये भी एक प्रकार की देखोगे अवसादी शैल होती है, राइट। अब सादी शैल होती है, और हमेशा एक चीज याद रखना, पृथ्वी पर उथल पुथल होती रहती है, पृथ्वी पर उथल पुथल होती है, जैसे कि आप जानते हो 25 करोड़ वर्ष पहले उथल पुथल हुई, ठीक है, तो उस समय कार्बोनी फेरस युग, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे कार्बोनी फेरस युग में जब उथल पुथल हुई, तो यही जो चट्टानें थी, आग्नेय शैल की जो चट्टानें थी, यही आप देखोगे जब उथल पुथल हुई तो ये चट्टानें ऊपर भी आई, तो इनका संपर्क किससे हुआ, बाहरी जो कारक थे, ठीक है, बाहरी जो कारक थे उन कारकों से इनका जैसे संपर्क हुआ, तो फिर ये टूट टूट के गिरी, फिर इसमें जल का मतलब जल के संपर्क में आ गई, तो जल के संपर्क में आने के बाद, नदियों के संपर्क में आने के बाद इनमें रासायनिक क्रिया हुई, भौतिक क्रिया हुई, तो इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप यही जो चट्टानें थी आग्नेय शैल, ये अपसादी का रूप ले ली, ठीक, अपसादी का ये रूप ले ली। ये ऐसा नहीं कि सभी है, जो मतलब उसके संपर्क में आती गई वो अपसादी शैल में परिवर्तित होती गई, ठीक है, तो फिर ये परतदार ऐसे जमती गई, तो इसमें आप देखोगे तो ये एक प्रकार की छिद्रनुमा होती हैं, ठीक है, छिद्रनुमा होती हैं, परतदार होती हैं। हमेशा याद रखना इनकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं अपसादी शैल की, ये छिद्रनुमा होती हैं, परतदार होती हैं, और आप देखोगे इसमें कोयला पाया जाता है, राइट, अवसाद पाया जाता है, यानी कि ये अवसादी प्रकृति की होती हैं, तो इसमें जीवाश्म जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं जीवाश्म, इसका कारण मेन यही है, इसका मेन कारण यही है कि पृथ्वी में जैसे उथल पुथल हुए, तो उथल पुथल होने के बाद पेड़ पौधे भी दबेंगे, राइट, क्योंकि भूकंप जैसी घटनाएं होंगी तो पेड़ पौधे भी दबेंगे, तो पेड़ पौधे जब संपर्क आएंगे किसके, नदियों के संपर्क में आएंगे, तो वही नदियां जो होती हैं वो जीवाश्म को ले मतलब पेड़ पौधों को ले लेके यहाँ पे समुद्र का जो निमग्न तट होता है यहाँ पर बिछा देती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे
सबसे ज़्यादा आपको जीवाश्म में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये मिलता है। तो उस समय भी कार्बोनिफेरस युग में भी घटना घटी थी, तब भी पेट्रोलियम है। तो आप जानते हो कि ये पेट्रोलियम है, तो आप एक चीज़ माइंड सेट कर लो कि जब जीवाश्म में पृथ्वी पर दबते हैं, राइट, पृथ्वी पर दबते हैं, तो इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इन पे पड़ता है ताप का प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव पड़ेगा। तो ताप दाब के फलस्वरूप लंबे समय में यही पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं यही कोयला का रूप ले लेते हैं, ठीक है, यही कोयला का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो, जैसे कार्बन, तो इनका कार्बन डेटिंग में जैसे आपको समझ में आएगा, जैसे कार्बन डेटिंग, आप एक चीज़ समझो, जैसे आप जानते हो कि कार्बन डेटिंग में कोई भी जैविक अणु है, ठीक है, जैविक अणु है, जैविक पदार्थ है, तो उसमें आप देखोगे दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, एक C14 पाया जाता है, एक C12 पाया जाता है, राइट। तो C14 जो है वो एक समय के साथ साथ वो क्या है, घटता रहता है। तो ये किसी समय पे ये मान लो कि 1 kg था, राइट, 1 kg और 1 kg ये भी था, राइट। तो ये वाला जो कार्बन है C12 ये कभी भी कम नहीं होता है, ये कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन समय के साथ C14 जो कार्बन होता है ये कम हो जाता है, और जैसे ही कम होता है, मान लो C14 है तो ये 1 किलो है, तो जैसे ही ये 500 किलो होता है, 500 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम होता है, आधा किलो होता है, तो फिर इसे बोलते हैं आप अर्ध आयु। तो ऐसे कार्बन डेटिंग से पहचान लेते हैं कि जीवाश्म कब का है, कैसा है। तो चाहे जीवाश्म मनुष्य का हो, चाहे वो जीवाश्म पेड़ पौधों का हो, किसी का भी हो सकता है, राइट। तो जीवाश्म जो होते हैं, तो उस समय आप देखोगे तो कार्बोनिफेरस में जब उथल पुथल हुई थी 25 करोड़ वर्ष पहले, तो यही पेड़ पौधे दब गए। तो पेड़ पौधे दब के, जैसे यही जो पेड़ पौधे हैं ये भौतिक क्षेत्र, या आप कह सकते हैं स्थलीय क्षेत्र में जब दबे, तो यही स्थलीय क्षेत्र में यही इन पे क्या पड़ा, ताप दाब का प्रभाव पड़ा, तो फिर ये क्या बन गई, कोयला बन गई, राइट। तो यही फिर क्या बन गई, कोयला। और जब इनके संपर्क में जैसे कि नदियाँ आई, जब से उथल पुथल हुई, इनके संपर्क में नदियाँ आई, तो फिर आप जानते हो यहाँ की मिट्टी बहा के यही जीवाश्म को बहा के वो कहाँ रख, उन्होंने समुद्र के निमग्न तट में उन्होंने डाल दिया जा करके, राइट। तो यहाँ पे आप जानते हो कि समुद्र में जो जीवाश्म अंश होता है उससे क्या बनता है, पेट्रोलियम। जो क्रूड ऑयल आपने देखा हो, क्रूड ऑयल जो होता है वो बनता है, कच्चा तेल जो होता है वो बनता है ना, वो किससे बनता है, वो बनता है जीवाश्म से ही। जब नदियों के माध्यम से क्या होता है कि यही पेड़ पौधों को या जीवाश्म अंश को बहा के समुद्र में ले जाती हैं, तो फिर वहीं पर ये दबते जाते हैं, परतदार दबते जाते हैं, परतदार दबते जाते हैं, तो नीचे वाली जो परतें हैं वो कठोर होती जाती है, ठीक है, नीचे वाली जो परतें हैं वो कठोर होती जाती हैं। तो जीवाश्म ये भी जो परतें हैं आपको कठोर ही मिलेंगी, ओके। अपसादी जो परतें होती हैं ये भी कठोर मिलेगी, लेकिन इसमें आप देखोगे पानी की जो गुणवत्ता होती है वो ज़्यादा धारण करने की क्षमता देखने को मिलती है। पानी को धारण करने की क्षमता कठोर, ये भले ही कठोर होती हैं लेकिन ये छिद्रनुमा होती हैं, परतदार होती हैं, तो इनमें आसानी से पानी है वो इनके छेद में इस प्रकार से मूव कर जाता है और इनको इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर देता है जाकर, ठीक है। और जैसे ही पानी इनमें जाता है तो फिर इनमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया हो जाती है, तो फिर ये भी कठोर बन जाती है। चलो, तो ये तो कुछ अवसादी सेलें थी, ये भी अवसादी सेलें थी, ठीक है, और ये लेयर वाइज दमती हैं। एक चीज़ माइंड में हमेशा क्लियर कट कर लो। चलो, तो जैसे आप जानते हो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये इसमें ही देखने को मिलेगा। तो पेट्रोलियम आपको तो पता होना चाहिए, पेट्रोलियम जो है वो ईथर कंपाउंड का होता है, मतलब कि ईथर होते हैं उनकी कोई मतलब नीचे निश्चित, मतलब इस प्रकार से ईथर होते हैं, इस प्रकार से शायद इस प्रकार की आकृति रहती है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ईथर जो होते हैं मतलब उसमें लंबे समय तक श्रृंखला जुड़ सकती है, लंबे समय तक श्रृंखला जुड़ सकती है, अनंत तक उसकी श्रृंखला होती है, वो जुड़ती रहती है, उसे ईथर बोलते हैं। तो ईथर कंपाउंड का एक प्रकार का ये पेट्रोलियम होता है, उसी से बना होता है। चलो, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसी अपसादी शैलें जो होती हैं इसी में आपको कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी देखने को मिल जाएगा, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं। तो चूना पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम है, जब वो कैल्शियम जैसे पाया जाता है तो कैल्शियम में जब ऑक्सीजन से उसकी क्रिया होती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और इसे बोलते हैं चूना पत्थर।
चूना पत्थर भी है, इसी में देखने को मिलता है। अवसादी सेल में है, चूना पत्थर भी इसी में मिल जाता है। चलिए, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको कि अवसादी सेल हैं वो आपको 100% समझ में आ गई होगी। तीसरी सेल जो आती है वो आती है आपकी कायांतरित सेल। कौन सी आती है? तीसरी है कायांतरित सेल। अब कायांतरित सेल को एक चीज आप माइंड में सेट कर लो। कायांतरित सेल ऐसी सेल होती है जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल, इन दोनों के रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है। अवसादी सेल, इन दोनों के रूपांतरण के फलस्वरूप ये चट्टान बनती है कायांतरित, और ये रूपांतरण चट्टान होती है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले जो चीजें आती हैं, अवसादी से रूपांतरण कैसे बनती है इसको थोड़ा पहले समझो। एक चीज रुको, एक मिनट। आग्नेय सेल है, ठीक है, तो आग्नेय सेल से रूपांतरण, तो आपको पता होना चाहिए कि आग्नेय सेल आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर में जैसे कि पाई जाती हैं, ऊपर भी देखने को मिल जाती हैं बेसाल्ट के रूप में, ग्रेनाइट के में भी ऊपर मिल जाती हैं, लेकिन नीचे ज़्यादातर रहती हैं। तो नीचे जो भाग है, नीचे भाग बेसाल्ट का नहीं मिलता है, नीचे आंतरिक पाताल में आपको ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा मटेरियल देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसी के अंदर अंदर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर आप देखोगे यही आग्नेय सेल में ताप दाब अधिकतम पाया जाता है, यही ताप दाब यही सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इसके वजह से आग्नेय सेल होती हैं ये अपना रूप धारण कर लेती हैं और वो परिवर्तित कर देती हैं आपका कायांतरित सेल में। ठीक है, कायांतरित सेल में। और कायांतरित सेल कौन कौन सी होती है वो हम अभी नेक्स्ट समझाएंगे। ठीक है, तो अभी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल समझ लो कि आग्नेय सेल जो होती है उस पर जब ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के अंदर ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो यही सेलें होती हैं वो कायांतरित सेल में बदल जाती हैं, इसमें कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। उसी प्रकार अवसादी सेल आप देखोगे तो अवसादी सेल भरी परतदार होती हैं, ये परतदार होती हैं, लेकिन ये भी जब जल इनके अंदर छिद्रों में भर जाता है तो कठोर बन जाती हैं, तो इन पर निरंतर ताप दाब होता है। आप समुद्र के नीचे जाओगे तो समुद्र में भी आप देखोगे तापमान दाब का प्रभाव पड़ता है। ओके, ताप दाब का प्रभाव समुद्र में भी होता है, ऊपर से दाब रहता है, जल का दाब ऊपर से रहता है, और जल का दाब रहेगा तो निश्चित ही तापमान की वृद्धि रहेगी। तो आपने हमेशा याद रखना, नीचे पानी ठंडा रहता है लेकिन नीचे दाब भी ज़्यादा रहता है, तो पानी ऊपर आता रहता है, तो संवहन क्रिया के माध्यम से यहाँ पे पानी गर्म होता है लेकिन ये ऊपर आता रहता है, तो नीचे ठंडा जाता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो चट्टानें होती हैं इन पर भी ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो ये भी अपनी अवसादी सेल जो है ये कायांतरित सेल में बदल जाती है। राइट, तो कायांतरित सेल में बदल जाती है। तो अवसादी सेलें समुद्र में जो पाई देखने को मिलेंगी ऊपर परतदार, तो उन पर निरंतर ताप दाब का प्रभाव होता है, तो वो भी कायांतरित सेल का रूप ले लेती हैं। तो अवसादी सेलें जो होती हैं, जरूरी नहीं है कि अवसादी सेलें आपकी नदियों में ही समुद्र में ही मिलती हों। अवसादी सेल आपको स्थल में भी मिल जाएंगी, क्योंकि उथल पुथल होती रहती है तो वो दबती रहती है नीचे साइड में। ठीक है, दबती रहती हैं, तो फिर उन पर निरंतर ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, तो फिर ये बदलती रहती हैं। तो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, इनके बदलने के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि इनके रूपांतरण के 5 प्रकार होते हैं, उनको थोड़ा समझ लो। रूपांतरण के 5 प्रकार। ठीक है, तो रूपांतरण के 5 प्रकार में अगर आप देखोगे, पहला जो प्रकार होता है, तो पहला प्रकार आता है वो आता है आपका तापीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण, तो तापीय रूपांतरण में आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी सेल है, चाहे वो आपकी आग्नेय सेल हो या अवसादी सेल हो, जब निरंतर इन पर क्या है तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा या तापीय वियोजन होता है, उसे तापीय वियोजन बोलते हैं। तो तापीय वियोजन की वजह से ही निरंतर क्या है कि यही जो चट्टानें होती हैं आग्नेय अवसादी सेल है ये कायांतरित बदल जाती हैं। तो पहला इसका कारण है तापीय रूपांतरण। ठीक, दूसरा कारण अगर आप देखोगे तो तापीय रूपांतरण में चाहे आप आग्नेय का ले लो चाहे अवसादी का ले लो, दोनों में मतलब की स्थिति एक ही जैसी बनती है। ठीक है, ताप दाब का। ठीक है, इसके बाद दाबीय रूपांतरण भी होता है, क्योंकि दाबी का भी प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, ताप दाब। तीसरा आता है जलीय वियोजन,
तो जलीय वियोजन भी इसमें एक मुख्य कारक माना जाता है। वियोजन, जलीय वियोजन है, जलीय वियोजन का रूपांतरण। तो जलीय वियोजन में आप जानते हो कि जैसे महासागर आप ले लो, राइट। तो महासागर में भी देखा जाए तो ऊपर से क्या है, प्रेशर रहता है, ऊपर से प्रेशर रहता है। तो ये प्रेशर के बाद यही जो महासागर की जो चट्टानें होती हैं, महासागर की जो चट्टानें होती हैं वो भी क्या है, रूपांतरित हो जाती हैं। तो किसमें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, कायांतरित रूप में हो जाती हैं। तो जलीय वियोजन भी इसका मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। इसके बाद आप जानते हो गतिक, तो गतिक भी होता है। तो गतिक रूपांतरण में, राइट, तो गतिक रूपांतरण जो होता है, तो जैसे कोई भी चट्टान जैसे बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं गतिविधियां होती हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की जो प्लेसमेंट वो करती है, तो निश्चित ही गतिक रूपांतरण भी होता है। तो इसके बाद भी ये चट्टानें कायांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद आप जानते हो पांचवा है स्थैतिक रूपांतरण। तो स्थैतिक रूपांतरण जो होता है, तो ये जो होता है, आप जानते हो जितनी भी चट्टानें होती हैं उस पर प्रेशर ऊपर से रहता है, तो दाबीय तापीय ये भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा स्थैतिक में। तो ताप दाब जब ऊपर से रहता है तो फिर ये स्थैतिक क्रियाएं जो हैं रूपांतरण में परिवर्तित हो जाती हैं, स्थैतिक क्रियाएं होने लगती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कायांतरित सेल हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लो, आग्नेय के सेल के आधार पर रूपांतरण। आग्नेय के सेल, जो आग्नेय सेल होती हैं, वैसे इनका रूपांतरण 5 तो समझ में आ गया है, ताप दाब है, जलीय है, गतिक रूपांतरण, स्थैतिक रूपांतरण है। ये तो इसके परिवर्तित करने के आधार पर थी, क्योंकि यही वजह होती है कि ये आग्नेय सेल और यही 5 जो कारक जो आपको मैंने अभी बताए थे रूपांतरण के, ये आग्नेय सेल पर भी प्रभाव डालते हैं, साथ ही अपसादी सेल पर भी प्रभाव डालते हैं, राइट। अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल में रूपांतरण कैसे होता है, तो आग्नेय सेल में अगर आप रूपांतरण देखोगे तो आग्नेय सेल में रूपांतरण जो होता है तो उसमें भी यही क्रियाकलाप होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था ताप है, दाब है, ये देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए आग्नेय सेल में जो ग्रेनाइट की सेल होती है, राइट, ग्रेनाइट की जो सेल होती है, जब इस पर ताप दाब का प्रभाव देखने को मिलेगा तो ये ग्रेनाइट की सेल किस में बदल जाएगी, नीस में। तो नीस एक प्रकार की कौन सी चट्टान है, वो है कायांतरित चट्टान। तो नीज से आपको मिलेगा, नीज इसे नीस भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की कौन सी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। इसके बाद आप जानते हो ग्रेनाइट है वो नीस में परिवर्तित हो जाती है। बेसाल्ट जो है, तो बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट है, इस पर ताप दाब का जब प्रभाव पड़ेगा तो ये किस में बदल जाती है, सिस्ट में। तो ये सिस्ट इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। तीसरी आती है गैब्रो। तो गैब्रो जो है, इस पर जब ताप दाब का प्रभाव पड़ेगा तो ये किस में बदल जाती है, ये बदल जाती है गैब्रोनीज, या इसे हम बोलते हैं पनटाइम, ठीक है, गैब्रो नीज, नीस भी कहते हैं, या इसको हम एक नाम और देते हैं, पनटाइम इसको बोलते हैं, या सरपनटाइम, सरपनटाइम भी बोलते हैं। चलो, तो इस प्रकार से आग्नेय जो सेलें हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, ग्रेनाइट से नीस में, बेसाल्ट से सिस्ट में, गैब्रो से गैब्रोनीस या सरपंटाइन में इसमें बदल जाती हैं, इसमें ये बदल जाती हैं। ओके, चलो, तो ये तो इसकी चट्टानें थी, ये तो इसकी चट्टानें थी आग्नेय सेल की, राइट। चलिए, तो आग्नेय सेल में आपको पता ही था कि ग्रेनाइट का नीस में बदल जाना, बेसाल्ट का सिस्टम में बदल जाना, गैब्रो का गैब्रोनीस में बदल जाना, तो आग्नेय सेल का ये रूपांतरण है। जबकि अपसादी सेल का अगर आप देखोगे, दूसरी नंबर आती है अपसादी सेल। तो अपसादी सेल में पहली बात तो क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें आपको मिल जाता है जैसे कोयला भी मिलेगा, राइट, कोयला मिलता है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, तो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ठीक है, ये बन जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि अब इन पे जब तापदाब का प्रभाव पड़ता है, इन पर जब तापदाब का प्रभाव पड़ता है तो यही कोयला जो है अपना रूप किस में धारण कर लेता है, वो कर लेगा हीरा में या ग्रेफाइट में,
ये बदल जाता है। हीरा हुआ, ग्रेफाइट है, ये कोयला के ही रूप होते हैं, कोयला के ही रूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट इनमें परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अगर आप देखोगे तो चूना पत्थर से क्या बनती है, इनसे बन जाता है आपका चूना पत्थर से संगमरमर। क्या बनता है, संगमरमर। और ये जो चट्टानें हैं ना, ये वाली जो बनी है कायांतरित चट्टानें हैं, हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर, इसमें जीवाश्म नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जबकि अवसादी शैल है, इसमें जीवाश्म मिलते हैं। तो चूना पत्थर भी महकता है, कोयला आपने देखा हो तो ये महकदार होती हैं, ये महकती हैं। जैसे पेट्रोलियम है, ये भी महकता है। तो पेट्रोलियम में भी वैसे कंपाउंड होते हैं तो बहुत सारे, तो उसमें तो कई सारे उसके भी अलग अलग भाग होते हैं। पेट्रोलियम के भी आपने देखे हो। तो पेट्रोलियम उस जब वो निकाला जाता है कच्चा तेल, तो उसमें पेट्रोलियम ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कोयला, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से जो बनती है वो बनती है आपकी स्लेट, सॉरी क्वार्टजाइट। स्लेट नहीं है, क्वार्टजाइट है। तो क्वार्ट जो जाइट बनती है, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट आप देखोगे ये एक्चुअली में घड़ी बनाने के काम आते हैं। क्वार्टजाइट जो घड़ी बनाई जाती है, आपने देखे हैं क्वार्ट की जो घड़ी देखने को मिलती हैं वो क्वार्टजाइट से ही बनती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, हीरा, ग्रेफाइट है, ये सभी जो चट्टानें हैं। इसके बाद सैल, ठीक है। सैल से क्या बनती है, स्लेट। आपने स्लेट देखी हो, स्लेट है या स्मैक भी इसे बोलते हैं, स्लेट या स्मैक। स्लेट स्मैक भी होता है, स्मैक अलग होता है शायद, हाँ। स्मैक है, स्लेट है, तो ये सैल से बनती हैं। तो स्लेट आपने देखी हो। तो ये स्लेट, स्मैक है, क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, हीरा, ग्रेफाइट है। इसके बाद नीस है, सिस्ट है, गैब्रोनीस है। ये सभी जो चट्टानें हैं ना, ये कैसी हैं, कायांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें होती हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया है ना। एक चीज माइंड में याद रखना, कोयला जो है इसमें भी आपको कार्बन मिल जाएगा, हीरा है ये भी कार्बन मिल जाएगा, ग्रेफाइट है इसमें भी आपको कार्बन मिल जाएगा। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसके बाद जिप्सम एक क्या होता है, चलो और भी होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो कार्बन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, इनमें सभी में कार्बन बनता है। क्या होता है, कार्बन ही मिलता है, भले ही इनका क्यों ना रूपांतरित चेंज हो जाए। कोयला है वो भी कार्बन से बना है, हीरा है वो भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से ही बना है। तो ये तीनों हैं कार्बन से ही बने होते हैं, कार्बन से ही बने होते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये रूप कैसे धारण कर लेते हैं। तो एक माइंड में सेट कर लो कि जब निरंतर तापदाब होता है तो कार्बन में भी परिवर्तन होता है, कार्बन में भी परिवर्तन होता है। तो एक चीज याद रखना कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसका भौतिक गुण अलग अलग होता है, राइट। भौतिक गुण जो होता है वो अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे कोयला है, इसका भौतिक गुण अलग है, हीरा है उसका भौतिक गुण अलग है, ग्रेफाइट है उसका भौतिक गुण अलग है। जबकि रासायनिक गुण हैं वो समान मिल जाते हैं, जैसे कार्बन उसमें भी है, कार्बन उसमें भी है, कार्बन उसमें भी है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं ना, ऐसे पदार्थ होते हैं वो कार्बन से ही बनते हैं, या ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो आपको रूपांतरित पदार्थ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया। इसके बाद थोड़ा चट्टानें जो हैं उनको थोड़ा और समझ लो। तो चट्टानें जो आप देखोगे, 8 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, 8 प्रकार की चट्टानें होती हैं। भारत में भी हैं, विश्व में भी हैं। तो हम केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में इनको समझेंगे कि भारत में 8 प्रकार की चट्टानें कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनको थोड़ा समझ लो। तो पहली जो चट्टान होती है आर्कियन युग की चट्टान है। तो आर्कियन युग मतलब कि एक ऐसा युग था, आर्कियन युग की चट्टानें, राइट। आर्कियन युग की चट्टानें आप देखोगे तो उस समय आर्कियन युग जो था, या कार्बोनी फेरस युग जिसे हम कह सकते हैं, कार्बोनी जो फेरस युग था, उस समय उथल पुथल हुई। तो उस समय आर्कियन जो युग की जो चट्टानें हैं, तो ये सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब इनका क्या है, रूप धारण होगा। इसके बाद यही चट्टानें निरंतर परिवर्तित होंगी, निरंतर यही चट्टानें परिवर्तित होंगी। तो परिवर्तित होने के पश्चात ये किस में बदल जाएंगी, जब ये परिवर्तित होती हैं तो ये अपना रूप धारण कर लेती हैं धारवाड़ में।
राइट। तो दूसरा आ जाता है धारबाड़। धारबाड़ क्रम की चट्टान है। इनका रूप है, इनका ही रूप है, ठीक है। सबसे पहले ये रहेंगी तो इसमें आपको मिलेगा कोयला। तो कोयला जो है मिल जाता है आर्किन युग का, लेकिन अब आर्किन युग का कोयला आपको मिलता नहीं है, ठीक है, खत्म शायद हो गया है, फिर भी कहीं कहीं बहुत कम है, रेयरली मिल जाए 1-2% है, वो अलग ही बात है। आर्किन युग का जो है 25 करोड़ पहले ये स्थिति बनी थी, तो उस समय की कार्बोनिफेरस युग में यही उथल पुथल हुई पृथ्वी पर, तो पेड़ पौधे दबे, तो उसमें आर्किन युग की जब ये चट्टानें बनी, ठीक है, तो ये यार एक प्रकार की कैसी चट्टानें हैं, माइंड में सेट कर लेना, ये एक प्रकार की आपको अपसादी चट्टानें भी मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आग्नेय चट्टानें भी देखने को मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, आग्नेय भी अपसादी हैं, ये चट्टानें से ही मिलकर बनती हैं, ये मिला जुला रूप होता है ना, पूर्ण रूप से अपसादी नहीं होती है ना, पूर्ण रूप से आग्नेय होती हैं, ये मिक्सअप होती हैं, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो ये आर्किन युग की चट्टान के बाद ही बनी है। तो यहाँ पे जो कोयला है ये सबसे बेस्ट कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट का कोयला था, ठीक है, जिसमें लगभग में 95% कोयला पाया जाता है, जिसमें ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, एनर्जी। तो अब तो ये कोयला रहा भी नहीं है, लेकिन बाद में 14 करोड़ वर्ष बाद में फिर से उथल पुथल होती है, तब पुनः गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें बनती हैं ना, वो 14 करोड़ वर्ष पूर्व की हैं। ये चट्टान है 25 करोड़ वर्ष पूर्व की, तो 25 करोड़ साल पहले की आर्कियन युग की चट्टानें हैं, इसमें कोयला बनता है एंथ्रासाइड 95%, ठीक है, देखने को मिल जाता है। लेकिन जो बाद में जो बना था 14 करोड़ में, तो वो भी एंथ्रासाइड से में ही मिलेगा, लेकिन अब इसका जो कोयला है वो अब मिलता नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया एक प्रकार की। तो इसके बाद धारबाड़, इसी का एक परिवर्तित रूप आ जाता है धारबाड़। धारबाड़ क्योंकि ये परिवर्तित क्यों हो रहा है, नदियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, क्योंकि आर्किन की चट्टान होगी उस पर निरंतर क्या है, नदियों ने बहा लेके गई, बहा गई, बहा बहा के गई, तो फिर क्या होता है कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन गई। तो धारवाड़ की क्रम की चट्टानें जो हैं इसमें पाया जाता है सोना, सोना है, चांदी है, ये आपको मिल जाएगा, सोना चांदी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो ये आपको राजस्थान में भी मिल जाएंगी देखने को, ओके। इसके बाद ये आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिल जाएंगी। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसमें आपने देखा हो कोलार और हट्टी, ये दो घाटियाँ हैं, शिमोगा और चिकमंगलू जिला में, कर्नाटक के शिमोगा चिकमंगलू जिला में जाना, वहाँ पे कोलार और हट्टी, ठीक है। कोलार हट्टी जो है, कोलार आपको मिल जाएगी सोने की खदान के लिए, कोलार बहुत ही प्रसिद्ध है, कोलार है चांदी के लिए, हट्टी आपने देखा हो, तो कोलार और हट्टी ये आपको मिल जाएंगी धारवाड़ क्रम की चट्टान है। चलो अब इनका परिवर्तित स्वरूप अगला फिर आता है तीसरा, तीसरा फिर इनका नदियां इनको बहा, अब इन चट्टानों को बहा बहा के ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, राइट, से भारत है, तो यहाँ पे मान लो राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पे आपको कर्नाटक इधर वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे मिल जाएंगी यहाँ पे मान लो कुछ चट्टानें थी आर्कियन युग की, यहाँ पे आर्कियन युग की हैं, तो ये थोड़ा बदल के यहाँ पे आ गई इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको कौन सी चट्टानें मिल जाएंगी, धारबाड़ की यहाँ भी मिल जाएंगी, धारबाड़ की आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। सॉरी। इसके बाद इनका फिर परिवर्तन होता है, तो ये बनती है कुड़प्पा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपको इधर, और आप जाओ इधर, तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये जैसे एमपी वाला क्षेत्र है, इधर मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है आपका, और ये आपका कौन सा है, कर्नाटक, राइट, और ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपको कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें मिलेंगी वो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, और इधर आपको मिल जाएंगी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, इनमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं, राइट, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिल जाती हैं। तो ये जो चट्टानें हैं इसमें जो मिलेगा सबसे ज़्यादा वो मिलेगा आपको चूना पत्थर, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर। चूना पत्थर आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, और आपको एमपी में भी चूना पत्थर मिल जाता है, और भी क्षेत्रों में मिल जाता है, लेकिन अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, वो इन्हीं दो राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद हड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद जो नेक्स्ट चट्टान आती है बिंद क्रम की चट्टान, इन्हीं ये परिवर्तित हैं, एक दूसरे के परिवर्तित स्वरूप हैं, ठीक है। बिंद क्रम की चट्टान, बिंद क्रम की चट्टान,
ये जो चट्टानें होती हैं, ये भाग आप देखोगे ये थोड़ा और इधर आ जाती हैं, और इधर आप देखोगे इधर वाले क्षेत्र में, तो ये तेलंगाना वाला क्षेत्र आप देख लो, और इधर एमपी वाला क्षेत्र है थोड़ा लगा लगा, और छत्तीसगढ़ वाला भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा थोड़ा इधर। ये जो क्षेत्र हैं यूपी का इधर साइड लगा हुआ है, और इधर बिहार का भी थोड़ा, और छत्तीसगढ़ ये एमपी वाला क्षेत्र, इन जो क्षेत्रों में थोड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बिंदक्रम की चट्टानें मिल जाती हैं, और इनमें जो पाया जाता है, इनमें जो मिलेगा सबसे महंगा पदार्थ या महंगा मटेरियल मिलता है वो है आपका हीरा। तो हीरा जो है वो आपको बिंदक्रम की चट्टानों में मिलता है। तो आप जान सकते हो कि सबसे पहले कोयला बना, कोयला के बाद आपको सोना चांदी बना, सोना चांदी के बाद वो चूना पत्थर में बना, चूना पत्थर के बाद वो हीरा में बना। तो इस प्रकार से ये बदलती हैं, ठीक है, हीरा बना, तो इस प्रकार से ये बदलते रहते हैं। तो ये जो चार चट्टानें थीं, ये जो चार चट्टानें थीं, ये आपको कार्बोनिफेरस युग में ये घटना घटित हुई, इसके बाद ये बनी थी, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद क्या होता है कि पुनः 14 करोड़ वर्ष बाद, पुनः 14 करोड़ वर्ष बाद फिर से पृथ्वी में उथल पुथल होती है। तो फिर 14 करोड़ वर्ष बाद में चार प्रकार की चट्टानें फिर बदलती हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ये चट्टानें कौन कौन सी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप जानते हो 14 करोड़ वर्ष पूर्व, वो 25 करोड़ वर्ष पूर्व की चार चट्टानें थी, ठीक है। 14 करोड़ वर्ष पूर्व फिर से उथल पुथल होती है पृथ्वी पर, 14 करोड़ वर्ष पूर्व। इस वर्ष आप पूर्व देखोगे तो इसमें चट्टान जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, तो इसमें जो मिलेगा सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। तो वर्तमान में जो कोयला देखोगे आप निकालते हो तो एंथ्रासाइट का इसमें ही पाया जाता है। 14 करोड़ वर्ष बहुत होते हैं, इससे अच्छा इसमें मिलता है, लेकिन ये रहा नहीं, खत्म हो गया ये आर्कियन युग की चट्टान में। तो कोयला जो है आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिल जाता है। ओके, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपको कोयला मिल जाता है। तो ये 14 करोड़ वर्ष पूर्व की हैं, जबकि 25 करोड़ वर्ष पूर्व की थी, ये 14 करोड़ वर्ष पूर्व की हैं। तो कोयला इसमें मिलेगा, तो इसमें भी एंथ्रासाइड कोयला है, बिटुमिनस, ये सभी जो कोयला है इसमें ही मिल जाते हैं, इसमें भी मिलते हैं। इसके बाद आप जानते हो छठवीं आती है आपकी दक्कन ट्रेप की चट्टानें। तो दक्कन ट्रेप की आप देखोगे जो चट्टानें हैं ये आपकी कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखने को मिलेंगी वर्तमान में, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उधर आपका झारखंड में मिल जाएगा, नीचे आप आंध्र प्रदेश में आ जाओ, कर्नाटक में आ जाओ। इन जो राज्य हैं मध्य जैसे महाराष्ट्र है, इन जो राज्य होते हैं इन्हीं राज्यों में आप देखोगे दक्कन ट्रेप की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, राइट। दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिल जाएंगी, इसमें आपको लोहा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इन चट्टानों में आपको लोहा मिलता है, ओके। इसके बाद टर्सरी युग की चट्टान आती है। तो टर्सरी युग की चट्टान जो है, टर्सरी युग की चट्टान जो है ये भी 10 करोड़ वर्ष पूर्व की है। तो हिमालय जो पर्वत है वो टर्सरी युग में ही बना था। हिमालय पर्वत आप देखोगे ये बलित पर्वत है, बहुत ही कच्चा पर्वत है, आज भी ये निरंतर बढ़ रहा है, आज भी निरंतर बढ़ रहा है। जबकि आप अरावली पर्वत देखोगे तो अरावली पर्वत जो है वो समय के साथ घट रहा है, वो भी एक समय बहुत बड़ा था, ठीक है, अब वो बूढ़ा हो गया है, वो निरंतर घट रहा है, ठीक है। तो वो जो है ओल्ड पर्वत है, 25 करोड़ वर्ष पुराना पर्वत है। जबकि हिमालय पर्वत है वो 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व का है, ज़्यादा नहीं। तो ये भी आज वर्तमान में बढ़ रहा है, ठीक है, ये निरंतर आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो टर्सरी युग में ये पर्वत बना था, टर्सरी युग में ये पर्वत बना था, ठीक है। इसके बाद इसी टर्सरी युग में आप देखोगे जैसे पेट्रोलियम है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, टर्सरी युग में ही पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस युग में नदियाँ हैं निरंतर बहा के समुद्र में अपने मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा लेकर के गई, क्योंकि नदियाँ निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि आर्कियन युग में इतनी सारी नदियाँ नहीं थी, बाद में निरंतर नदियाँ बढ़ती गई, समय के साथ बदलता गया, नदियाँ बढ़ती गई, ठीक है। तो फिर पेट्रोलियम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा ही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म को वो समुद्र में ले जाएंगी, छोड़ेंगी जा करके, उस वहाँ विसर्जन करेंगी, तो फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम बनेगा। तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है वो टर्सरी युग में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी चट्टान है वो आपको मिलेगी
क्वार्टर युग की चट्टान, तो क्वार्टर युग की चट्टान, तो क्वार्टर युग की जो चट्टान है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें क्या बना था, जो बांगर खादर प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, बांगर खादर प्रदेश हैं, जैसे कि जो एक मिट्टी के मैदान है, तो मैदानी जो क्षेत्र हैं उसमें जो खादर है, बांगर है, खादर बांगर जो ऊंची भूमि होती है, खादर थोड़ी नीची भूमि होती है, तो बांगर खादर जो भूमि है ये आपको मिल जाएगी। तो ये क्वार्टर युग की चट्टानें होती हैं, ठीक है, क्वार्टर युग की चट्टानें होती हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलो, आज का जो कंप्लीट थी, चट्टाने से मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी से चट्टान कैसे बनती है, तो ये सभी चट्टानें हैं, चट्टानों के प्रकार क्या थे, इनके विषय में हमने डिटेल से समझ लिया है।